नमस्ते बिहार, मैं हूं आपके साथ शिप्रा झा और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे कटिहार की खबर से। कटिहार में आग का तांडव देखने को मिला है, जिसमें 2 परिवारों के 4 घर जलकर राख हो गए हैं। मामला पोठिया थाना क्षेत्र के चांदपुर सतबहरी गांव का है। आग लगने के कारणों का अब तक पता नहीं चल सका, लेकिन इससे लाखों का नुकसान हुआ है। तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं, जिसमें देखिए किस तरीके से धू धू कर पूरा घर जलता हुआ दिखाई दे रहा है। बताया ये जा रहा है कि 2 परिवार के करीब 4 घर में आग लग गई और एक एक करते चारों घर आग की चपेट में आ गए। स्थानीय लोगों ने कड़ी मशक्कत के बाद किसी तरीके से आग पर काबू पा लिया है, लेकिन फिलहाल अब तक इस बात का खुलासा नहीं हुआ है कि आग किस वजह से लगी है, लेकिन इस आग में लाखों का नुकसान हुआ है। इसी बीच बड़ी खबर आपको समस्तीपुर से बता दें, स्वर्ण व्यवसायी से बाइक की लूट की गई है। दहशत फैलाने के लिए अपराधियों ने फायरिंग भी की। अपराधियों ने हवाई फायरिंग करके दहशत फैलाने की कोशिश की। आपको बता दें कि कलीमी नगर के पास की ये घटना बताई जा रही है, जहां स्वर्ण व्यवसायी से बाइक की लूट की गई है। ये तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर उस वक्त की जब अपराधियों ने बाइक लूट की वारदात को अंजाम दिया। स्वर्ण व्यवसायी से बाइक की लूट की और साथ ही साथ दहशत फैलाने के लिए फायरिंग भी की। अपराधियों ने मौके पर हवाई फायरिंग की है, जिसके बाद से लोगों में भी दहशत का माहौल बना हुआ है। कलीमी नगर के पास की घटना बताई जा रही है। समस्तीपुर संवाददाता मुकेश कुमार अधिक जानकारी के साथ जुड़े हुए हैं। मुकेश, क्या अपडेट, क्या कुछ पता चल पाया? जी, इस मामले में जब दुकान बंद करके स्वर्ण व्यवसायी लौट रहे थे, विद्यापति नगर में उनका दुकान था और कलमी नगर स्कूल के पास उनके साथ लूटपाट की घटना हुई। 5 की संख्या में अपराधियों के द्वारा लूट की वारदात को अंजाम दिया, बाइक लूट ली गई। उसके बाद पुलिस मौके पर जरूर पहुंची और जांच शुरू की, लेकिन अब तक इस मामले में किसी भी अपराधी की गिरफ्तारी नहीं की गई है। हालांकि पुलिस के द्वारा ये दावा जरूर किया जा रहा है कि बाइक लूटने वाले अपराधियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाएगा। घटनास्थल से पुलिस के द्वारा एक खोखा भी बरामद किया गया, जो भागने के दौरान अपराधियों के द्वारा हवा में फायर किया गया था। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए मुकेश। बढ़ते आगे, पटना के फुलवारी शरीफ में गहनों की दुकान में बड़ी लूट हुई है। 7 की संख्या में आए अपराधियों ने राधे श्याम ज्वेलर्स में लूट की वारदात को अंजाम दिया। अब ऐसे में सवाल एक ही है कि इलाके में क्यों हो रही है बार बार लूट की वारदात। पटना में सरेआम लूट की वारदात, फिर लूट गई गहने की दुकान। लुटेरे चुस्त, पुलिस सुस्त। खुला हुआ आयरन चेस्ट, खुली हुई अलमारी, यहां वहां बिखरे पड़े गहनों के डिब्बे अपनी कहानी खुद बयां कर रहे हैं। तस्वीरें फुलवारी शरीफ की हैं। फुलवारी शरीफ के नवादा मोड़ इलाके में शाम के 7 बजे गहने की दुकान में लूट हो गई। राधे श्याम ज्वेलर्स के मालिक अपनी दुकान में बैठे हुए थे, तभी 7 की संख्या में अपराधी आए, कनपट्टी पर पिस्टल सटाते हैं और 2.5 लाख रुपए कैश और लाखों के जेवरात लेकर फरार हो जाते हैं। हम गल्ला पर बैठे हुए थे, वहाँ मेन मेरा सब लॉक था, जो था। सबसे पहले चाबी मारा, यहाँ चाबी कैप्चर में लिया हाथ में। उसके बाद अपने से नहीं खोला तो सब हमसे खुलवा लिया। पिस्टल गिरा हुआ था, मारा भी। कितना लोग था? लगभग 6 से 7 लोग था। सीसीटीवी फुटेज में दिख रहा है कि लड़का उन लुटेरों में से एक है जिन्होंने घनश्याम ज्वेलर्स में लूट की वारदात को अंजाम दिया था। ऐसा नहीं है कि इस इलाके में लूट की ये पहली वारदात हो। राधे श्याम ज्वेलर्स के बकल में ही 8 नवंबर को दवा दुकान में लूट हुई थी और 9 नवंबर को गहने की दुकान में। बावजूद इसके पुलिस ने लूट की इन घटनाओं से कोई सबक नहीं लिया और एक और गहने की दुकान लूट गई। पुलिस की कार्यशैली से नाराज लोगों ने सड़क जाम कर हंगामा किया।
यहाँ का प्रशासन कुछ नहीं करता है। कुछ दिन पहले 10 दिन पहले वहाँ पे कांड हुआ है बाल्मी में, और फिर भी हाथ पे हाथ रख के क्या कर रहा है यहाँ का पुलिस? हाँ, क्या कर रहा है? कहने को पटना बिहार की राजधानी है, बिहार की पुलिस के सबसे बड़े अधिकारी यहीं बैठते हैं, फिर भी लूट की वारदातें इस हमले का नाम नहीं ले रही हैं। सवाल है कि क्या फेल हो चुकी है पटना पुलिस? क्या ध्वस्त हो गया है पुलिस का खुफिया तंत्र? क्या खत्म हो गया है पुलिस का इकबाल? न्यूज़ 18 के लिए पटना से अमरजीत की रिपोर्ट। संयोग से चाबी और दानापुर संवाददाता अमरजीत शर्मा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अमरजीत, सवाल वही है कि आखिर बार बार लूट की वारदात होती जा रही है, पुलिस क्या कर रही है? ऐसी बात है, ये पटना की राजधानी है और राजधानी के ठीक बगल में अगर बड़ी वारदात होती है तो पूरा असर बिहार में होता है, क्योंकि जो है ये राजधानी से ही सुरक्षा की बात की जाती है और वहीं जो है सुरक्षित लोग नहीं है। और ये जो बात की जाए फुलवारी शरीफ की, तो लगभग जो है 4 लूट की घटनाएं फुलवारी शरीफ थाना अंतर्गत हो चुकी है और ये पिछले 20 दिनों के अंदर में हुआ है। और 5वां जो है ठीक थाने से बगल गर्दनीबाग क्षेत्र में भी हुआ है। पहले जो है फुलवारी शरीफ में दवा दुकान में लूट की घटना हुई थी 7 तारीख को, और 7 तारीख को ही जो है गर्दनीबाग थाना क्षेत्र में लूट की घटना हुई थी दवा दुकान में। और उसके बाद फिर 8 तारीख को फिर वही अपराधी जो सीरियल जो है लूट की घटना को अंजाम दे रहे हैं, वही अपराधी जो है ये जहां पर जो है ज्वेलरी दुकान की लूट हुई है वहीं से चंद कदमों की दूरी पर जो है दवा दुकान में लूट की घटना को अंजाम देते हैं। और उसके बाद फिर जो है एक दिन बाद जो है ज्वेलरी दुकान में जो है जो बाल्मी गेट के सामने है, यहाँ से ही 100 मीटर की दूरी पर है, वहां पर भी लूट की घटना को अंजाम देते हैं। वहां भी जो है यही अपराधी जो है आते हैं और लूट की घटना को अंजाम देकर फरार हो जाते हैं। सीसीटीवी में उनका चेहरा भी कैद हुआ था, उनके जो तस्वीरें भी कैद हुई थी। और फिर से ये जो घटनाएं हुई है, ये ज्वेलरी दुकान में, राधे श्याम ज्वेलरी दुकान है, यहाँ पर जो है लूट की घटना जो हुई है शाम के वक्त ही हुआ है, जब जो है पुलिस की गश्ती जो है इसी इलाके में रहती है। हालांकि जो लूट की घटना हुई है इससे लोग, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए अमरजीत। बढ़ते हैं आगे और इसी बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, सोना लूट मामले में बड़ा अपडेट सामने आया है। पटना सहित कई जिलों में छापेमारी चल रही है। पत्रकार नगर, कंकड़बाग, रामकृष्ण नगर थाना में भी छापा चल रहा है। राजस्थान में 24 किलो सोने की लूट हुई थी, जिसको लेकर मध्य प्रदेश में 16 किलो सोने की लूट हुई थी और पटना के कई अपराधी उसमें शामिल हैं। मुख्य सरगना बेऊर जेल में बंद है और इसी को लेकर छापेमारी अभी की जा रही है। और कटिहार से एक और बड़ी खबर आपको बता दें, शादी के तीसरे दिन ही मौत हो गई है। नवविवाहिता की मौत से सनसनी मच गई। आपको बता दें कि 25 नवंबर को ही शादी हुई थी और 27 नवंबर को ससुराल में नवविवाहिता का शव मिला है। धानपारा गांव की घटना बताई जा रही है। ससुराल पक्ष पर हत्या का आरोप लगाया जा रहा है। कहा यह जा रहा है कि दहेज के लिए हत्या किया गया है। ये आरोप परिजनों की तरफ से लगाए जा रहे हैं। आपको बता दें कि महज 3 दिन के अंदर नवविवाहिता की हत्या कर दी गई। 25 नवंबर को शादी हुई थी और 27 नवंबर को ससुराल में ही शव मिला है। ये हिंदू रस्मों रिवाज के अनुकूल हम लोग जैसे करते हैं संबंध वैसे किए। लड़की 25 तारीख को शादी था और उसके बाद 26 को मैंने ससुराल गई और जो है कि 27 को जो है कि 4 बजे मैंने फांसी लगा ली। तो हमको खबर जाता है 6 बजे लमसम में। कटिहार संवाददाता सुब्रत गुहा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुब्रत, क्या जानकारी मिल पा रही है? महज 3 दिन के अंदर इस तरीके से नवविवाहिता की मौत होती है, क्या कुछ कहना है परिजनों का? देखिए, निश्चित तौर पर प्रारंभिक जांच में मामला जो आत्महत्या का बताया जा रहा है, लेकिन पुलिस शव को बरामद कर पोस्टमार्टम में भेज दिया था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही जो हत्या कैसे हुई है, चाहे मौत हुई है, ये साफ हो पाएगा। फिलहाल परिजन जो है वो आरोप लगा रहे थे महज एक अंगूठी के लिए
कुछ विवाद शादी के दौरान भी हुआ था और शायद उसी को लेकर लड़की तनाव में थी, इसीलिए आत्महत्या कर लिया। हालांकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही स्थिति साफ हो पाएगा, ऐसा प्रशासन बता रहे हैं। नववर्ता के जो ससुराल वाले हैं वो कहां पर हैं? जो आरोप परिजनों की तरफ से लगाया जा रहा है कि दबाव दिया गया होगा, इसी वजह से ये घटना घटी है, वो लोग कुछ कह पा रहे हैं? देखिए, ये जो दोनों गांव जो है आसपास ही है और जो नवविवाहिता के ससुराल वाले हैं वो बात को सिरे से खारिज कर रहे हैं और वो दूसरे तरह का आरोप लगा रहे हैं। लड़की शादी से संतुष्ट नहीं थे, शायद कोई और बात था। चलिए, आप इस पूरी खबर पर नजर बनाए रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए सुब्रत। बढ़ते हैं आगे और धनबाद में अपराधियों ने पुलिस को खुली चुनौती दी है। जामाडोबा चौक में बैंक ऑफ इंडिया की एटीएम मशीन के कैश बॉक्स को शातिर अपराधी सरेआम उड़ा ले गए। जब स्थानीय ग्राहक कैश निकालने एटीएम पहुंचे तो एटीएम मशीन का हाल देखकर दंग रह गए। जोड़ा पोखर पुलिस एटीएम चोरों की धरपकड़ में जुटी हुई है। सामने से तो एटीएम मशीन खड़ी है पर पीछे से कैश बॉक्स गायब है। शनिवार को ही ईपीएस कंपनी ने इस एटीएम मशीन में 10.5 लाख रुपए कैश डाले थे। ग्राहकों ने 2 दिन में इससे कुछ रकम निकाली थी। बचे पैसे शातिर चोरों के हाथ लगे, इसलिए चोरी की गई रकम का ठीक से पता नहीं चल पाया है। मुजफ्फरपुर में कुढ़नी विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव में अब चंद दिनों का समय रह गया है। 5 दिसंबर को मतदान होगा, लेकिन अभी से ही समीकरण बदलते नजर आ रहे हैं, क्योंकि तस्वीरें ऐसी आई हैं कि मुस्लिम समाज के लोगों ने भगवा वस्त्र धारण कर बीजेपी के समर्थन की बात कह दी। कुढ़नी सीट को लेकर जितनी तेज सियासत हो रही है शायद बिहार में कहीं नहीं। 5 दिसंबर को इस सीट के लिए उपचुनाव होगा यानी मतदान, लेकिन अभी से तस्वीरें कुछ ऐसी आ रही हैं जिसे देखकर समीकरण साधने वाले भी अचंभे में पड़ जाएंगे। भगवा गमछा धारण कर रहे ये लोग कुढ़नी के मुसलमान हैं, जिन्हें मस्जिद के सामने ही भगवा रंग में रंग दिया गया है। यही नहीं, ये लोग बीजेपी को समर्थन देने के साथ ही नरेंद्र मोदी जिंदाबाद के नारे भी लगा रहे हैं। आज माननीय विधायक जी के नेतृत्व में जिन लोगों ने सदस्यता ग्रहण की है वो जानते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबके प्रयास के जो मूल मंत्र के अंतर्गत पूरे देश का विकास कर रहे हैं। कुढ़नी का भी विकास हो रहा है। सभी जाति, सभी धर्म और पंथ से ऊपर उठकर बीजेपी के साथ हाँ है, जो अच्छा काम करेंगे उनके साथ है। क्या कुछ कहेंगे? कुढ़नी के मुसलमान क्या कुछ करेंगे? कुढ़नी के मुसलमान हम लोग जितने आदमी खड़े हुए हैं और अच्छाई के लिए खड़े हुए हैं। नरेंद्र मोदी अभी अच्छा काम कर रहे हैं, हम लोग उनके साथ हैं। दरअसल भागलपुर के भेपुर के विधायक इंजीनियर शैलेंद्र के नेतृत्व में सैकड़ों मुसलमानों ने सोमवार को बीजेपी का दामन थाम लिया और भगवा गमछा ओढ़कर बीजेपी को जिताने का संकल्प लिया। आप जानते हैं, आप देखते थे कि जो मुस्लिम भगवा कलर से भागते थे, डरते थे, घृणा करते थे, आज सारे मुसलमान लोग अपने माथे पर भगवा लहरा रहे हैं। ये क्या दर्शाता है? यहाँ जो जदयू का कैंडिडेट है, जो पहले भी आरजेडी का कैंडिडेट हुआ करता था, इन सबों को ठगने का काम किया है। इसलिए इन्होंने निर्णय लिया है कि हमको बंधुआ मजदूर बनाया। आज तक मुसलमान को बंधुआ मजदूर बनाकर जात पात और हिंदू मुसलमान करके आज तक वोट लिया है। निर्णय लिया इन्होंने कि हम आज भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट करेंगे। दावे चाहे जो कर लिए जाएं, लेकिन समय ही बताएगा कि कौन किसके साथ है, कौन अपना कीमती वोट किस उम्मीदवार को देता है। लेकिन मुसलमानों के भगवा वस्त्र धारण करने की ये तस्वीर एमवाई समीकरण की बात करने वालों की नींद जरूर उड़ा सकती है। न्यूज़ 18 के लिए मुजफ्फरपुर से प्रियांक सौरभ की रिपोर्ट।
बेतिया में 12 नाबालिग लड़कियों को रेस्क्यू कराया गया है और छापेमारी की कार्रवाई लौरिया थाना क्षेत्र व्यापसपुर इलाके में की गई। छापेमारी में 2 घरों से 12 लड़कियां मिली हैं जिनसे ऑर्केस्ट्रा में काम कराया जा रहा था। ये लड़कियां असम, यूपी, पंजाब, बंगाल और गोपालगंज की रहने वाली हैं। लड़कियों को मुक्ति फाउंडेशन और पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में मुक्त कराया गया। डायमंड म्यूजिकल ऑर्केस्ट्रा के संचालक रंजीत ठाकुर और शक्ति ग्रुप ऑर्केस्ट्रा के संचालक मुस्कान के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई है। हालांकि दोनों मौके का फायदा उठाकर फरार हो गए। कल सवेरे 6 बजे लौरिया थाना अंतर्गत क्षेत्र में रेस्क्यू अभियान चलाया गया, जहां से वो पीड़िता तो नहीं मिली लेकिन 12 नाबालिग लड़कियों को रेस्क्यू किया गया और 2 लोगों को डिटेन किया गया। गाइडलाइन के सहयोग से हमने पूरा ऑपरेशन किया और ये बहुत शानदार ऑपरेशन रहा, जिसमें 12 जो है नाबालिग लड़कियां हमने मुक्त कराई हैं। कैमूर से मानवता को शर्मसार करने वाली एक बेहद घिनौनी खबर सामने आई। यहां एक किशोरी के साथ 5 लोगों ने सामूहिक दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया है। घटना को लेकर यह बताया जा रहा है कि किशोरी शाम करीब 4 बजे शौच करने जंगल की ओर गई थी, जहां गांव के मंचलों ने लड़की को पकड़कर जबरन उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म किया। उसके बाद गांव के ही एक शिक्षक वहां पहुंचे, जिसकी भनक पाते ही आरोपी मौके से फरार हो गए। लेकिन हद तो तब हो गई जब शिक्षक ने भी उस लाचार लड़की की मदद करने के बजाय उसे अपनी हवस का शिकार बना डाला। वारदात के बाद लड़की के पिता ने आरोपियों के खिलाफ महिला थाने में आवेदन देकर न्याय की गुहार लगाई है, जिसके बाद से पुलिस ने शिकायत पर एक्शन लेते हुए आरोपी टीचर को गिरफ्तार किया। हालांकि बाकी के 4 आरोपी अभी फरार हैं, जिनकी तलाश की जा रही है। एक लड़की शौच के लिए गई थी और उसी समय 3-4 लड़के आए। एक लड़का उसको खड्डे में ले जाके उसके साथ दुष्कर्म किया है और एक टीचर जो उसी रास्ते से गुजर रहे थे, उनको देख के लड़के भाग गए और उन्होंने भी उसके साथ लड़की के साथ दुष्कर्म किया। तो ये मामला संज्ञान में आया है। इस पर महिला थाना में एफआईआर दर्ज करके पॉक्सको गैंगरेप और SC/ST के अंतर्गत इसका एफआईआर दर्ज किया गया है। कार्रवाई की जा रही है। जो टीचर है उनको हिरासत में ले लिया गया है। केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण मंत्री पशुपति पारस ने बिहार में शराबबंदी कानून पर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि शराबबंदी गरीबों के लिए अहितकर है। इतना ही नहीं, उन्होंने सरकार से शराबबंदी कानून को हटाने की भी मांग कर दी। उनका कहना है कि अगर शराबबंदी सफलता से नहीं संभल रहा है तो इसके लिए औचित्य नहीं है। पशुपति पारस ने बिहार सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि बिहार सरकार मान रही है कि पटना में अमीर लोग शराब का सेवन कर रहे हैं, तो फिर वहां उन लोगों पर कार्रवाई क्यों नहीं होती, जबकि गरीब और वंचित जेल और बेल के पाट में पिस रहे हैं। शराबबंदी के नाम पर पुलिस गरीबों को पकड़कर महज खाना पूर्ति करती। लेकिन जो गरीब गुरबा लोग हैं, दलित है, शोषित है, पिछड़ा है, पिछड़ा जो मजदूर क्लास का लोग है, पुलिस खाना पूर्ति के लिए इसको पकड़ के जेल में बंद करती है। अब उसके पास में इतना पैसा नहीं है कि जेल से बेल करा के छूटे। ये गरीब के लिए बहुत ही अहितकर है ये कानून। बिहार सरकार से संभल नहीं रहा है। केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण मंत्री पशुपति पारस के शराबबंदी को गरीबों के लिए अहितकर बताने वाले बयान पर जेडीयू प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा ने पलटवार किया है। उनका कहना है कि जो लोग शराबबंदी पर सवाल उठा रहे हैं, उन्हें इसका सकारात्मक परिवर्तन भी देखना चाहिए। इसके जरा सकारात्मक रूप भी देखिए। शराबबंदी का छिटपुट घटना तो होती रहती है, कुछ असामाजिक लोग भी होते हैं समाज में, जानते हैं कि 2% लोग ऐसा भी होते हैं। लेकिन आप जब देखेंगे कि शराबबंदी कानून जब से आया तब से कितना परिवर्तन, सकारात्मक परिवर्तन आया है। और जब जो पहले लोग जो शराब पी के लोग जो रोड पर रहते नाचते थे और बहुत तरह की बातें, लेकिन आज देख रहे हैं कहीं लोग किस तरह से जो हर मुजफ्फरपुर में ताड़ का पेड़ से गिरने की वजह से एक व्यक्ति की मौत हो गई। मृतक का नाम उपेंद्र पासवान है। मृतक के परिजनों का कहना है कि उत्पाद विभाग की टीम ने उसे जबरन उतारने की कोशिश की और पेड़ से उतरते वक्त उपेंद्र पर पत्थर फेंके गए, जिससे वो नीचे गिर गया और मौत हो गई। इसके बाद नाराज ग्रामीणों ने जमकर हंगामा किया। मुंगेर के इंडोर स्टेडियम में बिहार स्टेट अंडर-19 बैडमिंटन प्रतियोगिता की शुरुआत हुई, जिसमें 23 जिलों के 150 खिलाड़ी शामिल हो रहे हैं। इस दौरान 225 मैच खेले जाएंगे। प्रतियोगिता का फाइनल 2 दिसंबर को होगा। इसका उद्घाटन मुंगेर के डीएम और एसपी ने किया।
सीतामढ़ी में विवाह पंचमी को लेकर उत्सव का माहौल दिख रहा है। प्रसिद्ध पुनौरा धाम मंदिर में हजारों की संख्या में श्रद्धालु भगवान राम और माता सीता के वैवाहिक रस्मों में हिस्सा लेने पहुंचे हैं। पूरी रात वहां पर वैवाहिक रस्में चलती रहीं। बक्सर में चल रहे सीताराम विवाह महोत्सव में भगवान राम के तीनों भाइयों के साथ विवाह प्रसंग का मंचन किया गया। श्री खाकी बाबा सरकार की पुण्यतिथि में आयोजित होने वाले इस 53वें सीताराम विवाह महोत्सव को देखने के लिए भारी संख्या में लोग वहां पर जुटे थे। विवाह महोत्सव स्थल नई बाजार में भगवान राम का विवाह प्रसंग पूरे विधि विधान के साथ संतों और भक्तों ने संपन्न किया। विषववेदाः स्वस्तेन सरारिक्षो आरिष्टाने में सजन को स्वागत करो सखी गाने लगी बढ़िया सजन को स्वागत करो गाने लगी बढ़िया सजन स्वागत करो लागी समधी जी हाथी पर बैठे समधी जी हाथी करना चाहते हैं वहीं से खींचिए साहब बैठे बैठे फोटो लेंगे। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।